यस्मरे कुंडलीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरस्पतिः कुंडलीकाक्षः पुनादो पुनादो मां कुंडलीकाक्षः समनो ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तो वृक्षाय केशाय नमः लोगा देवी स्वाधुरा सर्वधाराभान्देवे पवित्रं गुरुदाधनो हरि ओं मायो शान्तिराधारिसद्गुणाशान्तिः त्रिधरे शान्तिरावः शान्तिरो धरयः शान्तिर्विषये देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वजो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामान्य ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनाद्विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णु हरि ओं मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः पुरुषस्य विष्णोराद्यावरोधमानस्याद्य श्रीब्रह्मणोऽहनि द्वितीये पराराधे श्रीश्वेतवाराहगलदे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिब्रह्मचरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांते संगमस्तरे विक्रमसरे वौद्धावतारे वर्तमाने पिंगलनामांत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तरे शुभे माघमासे कृष्णे पक्षे अष्टम्यां चतुर्वैनौम्यां महापुण्यतिथौ पंडितवायानि धायधारास्तानिष्टेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रहगुणगणविशेषं विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्या प्रदेशस्य प्रतिनिधिभूता विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रतिनिध द्वितीय भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं चाहं करिष्ये शुभं भवति जग्जागतो नमः शिवसंकल्पमस्तु श्रुति प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमतयाप्यमरं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधुकावेरी गणेशं सन्निधौ कुरु सर्वरे मधुयन्ति सुब्रोदसः सरस्वती दुवन्तरः सूरे भव सर्वाभियं सहस्रधीरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिषु यदि सर्वधायोलम्मा पुरुषः वेदगोधरञ्जनभूतं चक्रवाभ्यम्मा उदामृतुग्रसेभानो जगन्नेन हरे राजानित्यमहिमादो ध्यायाश्च भूरुगः पादोस्कल्पा भूतानिर्वादिस्यत्रिबन्दिरे गोर्धौरै पुरुगः पादोसेह भवपुरः रवोदिगवन्नगानस्तासनानसने अहितदुद्धिरागयायत पुराजो रुहादजादो अद्यरुचरवश्चाद्धेनिमधोपुरः दशनासत्यासद्बहुरः सम्भृदन्युगराज्यम् नारायणाय उरगोहरे भजननन्दे असुरधरे रघोधरगोसताये आर्यधारि प्रजाधरि वसुधनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं
मैया तेरी आरती हरे भजनमंदे असुर धरे हरो सर्वगण गो सत्ताए आत्मसरि राजा सरि राजो राजा अरे भजन तरत्रन्दं मयूरे द्वादर कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा राजमंगल्यं कर्पूरेण सुमंगलितं सिंहार्कमनिषोदेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम् सर्वादिग्रस्तंगमक्षरान्नवे परे जगमयगन्धरे वास्तानि धर्माणि ग्रहणान्यासन्नादि हरागमहिमानः सर्ववेदाभ्यारम्भे हेधाय हारिणि हे भावदारिणि शोकहीनसी पावनी गङ्गा सम्भोजकावधिराजरः शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गङ्गा भागीरथी जननी जानकी सुखी अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कस्य हरो दुख दूर करो शुभदायिनी नंदरे वासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सदन्ते प्रभुदेशाभ्या सन्तु देवा प्रभुदाराधेभ्यः सन्तुर्जारि वेदे क्या कर रहे हो? बनाना तो मत कैमरा आ रहा सर। जल्दी खींचो फोटो खींचिए बस। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। जम्मू कश्मीर की धरती, जहां इतिहास के पन्नों में लिखी गई बहादुरी और बलिदान की अमर गाथाएं, और अब पहली बार उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए आ रहा है महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025। ये अवार्ड समर्पित है उन नायकों को जिन्होंने समाज, संस्कृति, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में किए असाधारण कार्य। देखिए कौन कौन होंगे इस प्रतिष्ठित सम्मान के पहले विजेता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे प्रेरणा के प्रतीकों को सम्मानित। तो हो जाइए तैयार इतिहास को साक्षी बनाने के लिए। महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025 28 जनवरी शाम 5 बजे सिर्फ JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज पर। सज चुका है मन, लग रहा नेता
एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपन शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिल्ली में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा वजीरपुर से भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा के पक्ष में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने पूनम शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे पुष्कर सिंह धामी के रोड शो को दिल्ली की जनता का भूतपूर्व समर्थन मिला है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने इस रोड शो में भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है। जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की सरकार किसके हाथ में रहेगी, दिल्ली का विकास किसके हाथ में रहेगा, ये तय करने वाले चुनाव हैं। और मैं आज दिल्ली में आते ही सबसे पहले मैं सच कहूं तो आज श्री गणेश नगर बैंक से हो रहा है, तो बहन पूनम शर्मा जी का आज कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है और मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। मुझे अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यालय का उद्घाटन होना है, खंडेलवाल से मुझे मिले थे। मैं सोच रहा था कि 10, 20, 50 200 यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या देखकर सच में मुझे लग रहा है जब उद्घाटन ऐसा होगा तो इसका समापन कैसा होगा ये सामने है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप हमारी बहन पूनम शर्मा जी को भारी मतों से जिताइए। ये यहाँ पर बहुत शानदार काम करेंगी खंडेलवाल जी और सारे लोग हमारे मिलकर यहाँ इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे और पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के नए कामों को, नए वायदों को लेकर ये आप पार्टी की सरकार आई है कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हम जो है लोगों को मकान देंगे, हम यमुना जी की सफाई करेंगे, भाई बहनों नए अस्पताल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे। हमें पूछना चाहता हूँ आप कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो अस्पताल, कहाँ है गरीबों के मकान। भाइयों बहनों, जबकि देश के अंदर आज जहाँ भी आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकारें बनी हैं, यानी कि ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर काम करने वाली सरकार, उन सरकारों में 1 रुपए का कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, 1 रुपए का कोई घपला नहीं हुआ है। आप दिल्ली में देखिए, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल में गए, मंत्री जेल में गए, विधायक जेल में गए। आप सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। ये मां यमुना देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है और वहां आप आएंगे ना, आपको कभी यमुनोत्री कोई गया होगा, आपने देखा होगा, विकास नगर में भी गया होगा, कितना कैसा आचमन करते हैं हम, मां यमुना का जल लेकर आचमन करते हैं, अपने को शुद्ध बनाते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन मैं दिल्ली में जब देखता हूँ मेरी मां यमुना का क्या हाल करती है। अब आचमन करना पीना तो छोड़िए, यहाँ पर कहीं सिंचाई के काम की नहीं हुई है, इतनी दूषित बनाती है, इतनी जहरीली बनाती है। ये मेरे मन में प्रश्न था तो मैंने सोचा कि जरूर आप सबसे कहूँ। अब मैं दिल्ली में लगातार आप सबके बीच में रहने वाला हूँ, आपको मैं केवल और केवल ये कहने के लिए आया हूँ कि आप जैसे अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, आपके हरियाणा के चुनावों में हरियाणा के लोगों ने कौन सी सरकार बनाई? डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन यानी कि तेज गति से विकास, डबल इंजन यानी कि क्षेत्र की जो जरूरत है उसको दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार मदद करे और दिल्ली की सरकार वो काम करे जो केंद्र से योजनाएं भेजी जाती हैं। अरे भाई, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना पूरे देश के लिए लाई गई थी कि गरीबों को, हर किसी को 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का साल में इलाज मुफ्त मिले। लेकिन यहाँ किसी को मिलता है कि आयुष्मान कार्ड का इलाज नहीं होता। मैं पिछली बार यहाँ चुनाव में आया था, तब भी मैंने देखा दिल्ली लोकसभा के चुनाव में। तो भाइयों बहनों, अनेक योजनाओं को लागू करना है, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है और इस बार दिल्ली में कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। तो आप सब लोग कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? यहाँ डबल इंजन लगाने के लिए तैयार हैं? यहाँ कहकर जाने के बाद ये बात 5 तारीख तक याद रखनी है और आप सब लोग बहन हमारी पूनम शर्मा को भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार हैं? इनको दिल्ली को में यहाँ से वजीरपुर विधानसभा से विधायक बनाने के लिए तैयार हैं?
और मुझे पूरा विश्वास हो गया है आप सब लोग जिताएंगे। आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, पूनम जी को जय श्री राम, पूनम जी को। नैनीताल जिले के 7 निकायों में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम से नैनीताल, भवाली, भीमताल, लालकुआ, हल्द्वानी, रामनगर और कालाढूंगी के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। मतदान करवाने के लिए रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर उसका मिलान किया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पोलिंग पार्टियों को इलेक्शन किट उपलब्ध करवाई गई। मतदान को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। जिन पोलिंग पार्टियों को दूरस्थ क्षेत्रों में जाना है उनके लिए बसों और टैक्सियों का संचालन किया जा रहा है। मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। निकाय निर्वाचन की तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पर रवाना हो गई हैं। सामान अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोग अपना मिलान कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हमारे अधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं और सुरक्षित और कुशल मतदान कराने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। सुबह 8 बजे से हमारा मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक जो भी पोलिंग बूथ में आ जाएंगे उनको सभी को मतदान का अवसर दिया जाएगा। वहीं 23 जनवरी यानी कि आने वाले कल वीरवार को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 22 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां पर इन पोलिंग पार्टियों को जोनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। आज जो स्थानीय निकाय चुनाव है 23 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए आज 22 तारीख को जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी कराई जा रही है। समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से जितनी भी पार्टियां यहाँ पे आई हुई हैं उनको सामग्री दी गई है, उनके द्वारा सामग्री चेक की जा रही है और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको पोलिंग बूथों पे भेजा जाएगा। हमारे यहाँ टोटल 22 बूथ हैं और 22 पार्टियां हमारे यहाँ से। वहीं नगर निकाय चुनाव के दौरान 23 जनवरी को होने वाली मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस लाइन देहरादून में जिलाधिकारी देहरादून और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। इस ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा समस्त जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी और उपस्थित समस्त बल को संबोधित करते हुए बताया गया है कि हमारी प्राथमिकता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना है। इसलिए पोलिंग बूथों पर ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया। आज शाम से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगी और इस बार मतदान मत पत्रों द्वारा करवाया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारी की है। चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए ड्यूटी में 16,284 कर्मचारियों को लगाया गया, जबकि सुरक्षा के लिए 25,800 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मॉनिटरिंग के लिए कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं। नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान और मतगणना की तैयारी पूरी हुई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा बलों की जो तैनाती है उसको लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोस्टल बैलेट के संबंध में भी जानकारी ली है। वहीं सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर कब्जे को रुकवाया। को बता दें कि तहसील विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत धूलकोट ग्राम पंचायत में एक प्रतिष्ठित कॉलेज से लगती कई बीघा जमीन पर कॉलेज का कुछ भूमाफियाओं द्वारा नजर रखी गई थी और क्षेत्र के कुछ भूमाफिया जनप्रतिनिधि इस पर कब्जा कर बेचने के फिराक में थे। जमीन पर कब्जा कर पिछले कई दिनों से चार दीवारी का काम चल रहा था और स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच के लिए मौके पर पहुंची। तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर यहां पर ग्राम पंचायत की इस जमीन को किसी अन्य जमीन से ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की आपत्ति के बाद कोर्ट ने जमीन ट्रांसफर कर इस आदेश पर रोक लगा दी थी। हाँ, वही पोस्टल बैलेट जो 7 जारी हुए थे उन कार्मिकों को हम पुनः बुलाकर आज मतदान करवा रहे हैं नए पोस्टल माध्यम के। पहले कितने प्रत्याशी थे और अब पहले 4 प्रत्याशी थे और अब 3 प्रत्याशी ही मैदान में। तो क्या उन्हें पोस्टल बैलेट और बैलेट को बदला वापस किया जा रहा है? नया ही नए ऑलरेडी आ चुके थे। इस क्रम में ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो हमारे द्वारा इस क्रम में 3 प्रत्याशी और 4 प्रत्याशी दोनों से पोस्टल बैलेट मंगाए जा चुके थे, लेकिन क्योंकि उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उनको पुनः निर्वाचन में का अधिकार दिया गया था कि वो निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं, तो हमने सब 4 प्रत्याशियों को अनुसार 4 प्रत्याशी। पीएम सूर्यघर योजना में लगातार चौथे साल उल्लेखनीय प्रदर्शन पर यूपीसीएल को केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव को पुरस्कार प्रदान किया। यूपीसीएल को पुरस्कार के साथ साथ 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 14,000 से अधिक घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से करीब 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस मौके पर सचिव ऊर्जा डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव रंजना राजगुरु उपस्थित थी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने विशेष तैयारियां कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उनकी मनपसंद का खाना मिलेगा और उसके लिए विशेष जो व्यवस्था है वो की जा रही है। इसके अलावा खिलाड़ियों के रहने, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम हर एक खिलाड़ी को फोन करके संपर्क कर रहा है। खेल मंत्री ने बताया है कि 7,000 खिलाड़ियों से संपर्क हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोजन में किसी भी तरह की खामी मिली तो सीधे तौर पर जिला खेल अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा खेल मंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि 4 गेम पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, रग्बी और बॉक्सिंग में फिजियोथेरेपिस्ट और जनरल डॉक्टर के अलावा कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद रहे ताकि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा समस्या होने पर तुरंत उपचार मिल सके। इसके साथ ही आज की इस बैठक में एसीटी जो एकोमोडेशन, कैटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन देख रही है और हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी लगातार जिस प्रकार से संबंधित खिलाड़ियों का ये फाइनलाइजेशन हो गया है कि वे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनसे हमारे कंपनी के संबंधित कर्मचारी उनसे संवाद कर रहे हैं, विभाग के लोग भी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की एकोमोडेशन की कोई दिक्कत ना हो, उनको जानकारी साझा किया जा रहा है
उनके फूड हैबिट्स को भी हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे जितनी उनकी जो किसी प्रकार के, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग स्टेट से आते हैं तो उनके अपने अपने हिसाब से उनके फूड हैबिट्स होते हैं, तो उसको भी एक सामंजस्य बनाने का या समन्वय बनाने का जो है डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। देखिए आज हमारे जो 38 नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो हमारे वेन्यूज हैं, उन वेन्यूज पे संबंधित हमारे विभाग के अतिरिक्त हमें अन्य विभागों का जो सहयोग अपेक्षित है और अन्य विभागों के संबंधित जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में हो, अर्बन डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, जल संस्थान के संदर्भ में हो, पुलिस के संदर्भ में हो, हायर एजुकेशन के संदर्भ में हो, फूड एंड सिविल सप्लाई के संदर्भ में हो, या ट्रांसपोर्टेशन या टूरिज्म के संदर्भ में, सभी से आज वर्चुअली सबसे संवाद हुआ है, जहां पर बहुत बड़ी प्राथमिकता के रूप में जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, हेल्थ डिपार्टमेंट से संवाद किया गया है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।